रबिशराली सदरी वजसरली अमरी वाहलुलुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am Rahma Sabzubair, your chemistry teacher. Today I am going to discuss about lecture number 3 of aromatic hydrocarbon, in which I will discuss the modern concepts about structure of the benzene. बेंजीन के हवाले से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और दूसरा था रेजोनेंस मेथड। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन की बात की जाए तो बेसिकली ये उस बेंजीन के अंदर मौजूद कार्बन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, ताकि उनको हम क्या इस्तेमाल करके बेंजीन की स्ट्रक्चर को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकें। तो हम जानते हैं कि कार्बन जो है, हर कार्बन बेंजीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेसिकली 3 अक़साम हैं बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज़। एक को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरी को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। हेयर ईच कार्बन इन केस ऑफ बेंजीन विल रिप्रेजेंट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जिसमें होता यह है कि s सब शेल या s ऑर्बिटल एक और p सब शेल के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। एस का तो चलो होता ही एक एस सब शेल की बात करें और उसमें मज़ीद ऑर्बिटल की बात करें तो वो वही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल्स की टोटल ऑर्बिटल्स की बात करें तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें से 2 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। तो ऐसे इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, sp2 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बच्चों एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब 2p ऑर्बिटल का आप जिक्र आपने करना है या लिखना है तो इस फॉर्म में लिखना है, हमेशा डिजिट की फॉर्म में यहाँ पर 2 नहीं लिखना। इसका मतलब ये हो जाता है कि 2p ऑर्बिटल यानी कि 2p ऑर्बिटल सारे के सारे, जबकि हमने यहाँ पर जिक्र, इसका मतलब ये है, इस फॉर्म में लिखने का मकसद ये है कि p सब शेल के 2 ऑर्बिटल, p सब शेल के टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, उनमें से 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे किसके साथ, s1s ऑर्बिटल के साथ, यानी कि s सब शेल का एक ऑर्बिटल जो कि होता है इटसेल्फ खुद ही है, एक ही है। अच्छा, तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब ये है कि प्रोटॉन की तादाद 6, प्रोटॉन की तादाद 6 होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 होगी। तो उनको हम अरेंज करेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सब शेल में आएंगे, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2px, 2py और 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अब ये हमारे पास अलग-अलग एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर पूरे हुए। इसका मतलब 2pz ऑर्बिटल क्या रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का रूल ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल कौन से, वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अनपेयर्ड होनी चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में मज़ीद हम स्पेसिफाई कर दें तो वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। ये वीबीटी कहता है, वीबीटी की वजह से ही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो वीबीटी ने कहा था कि वैलेंस शेल में मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे तो किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास ये वैलेंस शेल बनता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। इसका मतलब ये 2s, 2px, 2py, 2pz ये सारे के सारे ऑर्बिटल वैलेंस शेल में आते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 2s जो है ये अनपेयर्ड नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 2pz ऑर्बिटल बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक हिंट आ गया। तो पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बजाय हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करेंगे, इसको अनपेयर्ड करना है, इसको भी अनपेयर्ड करना है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना है। तो एक तीर के ज़रिए से हम 2 शिकार करेंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे, इसको अनपेयर्ड करेंगे और जो एम्प्टी था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पे हम क्या करवाएंगे, जंप करवाएंगे, यानी कि एक्साइट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे वो क्या होगी, कुछ इस तरह से 1s2 को नहीं छेड़ना हमने, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन हम जंप करवाएंगे जो कि 2px वैसे के वैसे, 2py वैसे के वैसे, उस दोनों में एक इलेक्ट्रॉन,
और 2pz जो होगा उसमें अब पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, हैविंग सेम स्पिन। उसके बाद आपके जो यहाँ पर अब तमाम ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, अनपेयर्ड हो चुके हैं, हाफ फील्ड हो चुके हैं, हाफ फील्ड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करवा देंगे, इनको मिक्स करवा देंगे, यानी कि मिक्सिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट। थर्ड और आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइज स्टेट का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम जब लिखेंगे तो आपने क्या करना है, 1s2 को कुछ नहीं कहना है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी एक्सप्लेन करनी है, sp2, यानी कि s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल। ये देखें, s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल जो नियरेस्ट मोस्ट होंगे, यानी कि px और py आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 3 हैं। 3 इंटरमिक्स होंगे तो 3 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके लिए मैं एक अलग से सेट बना लेता हूँ ताकि इस सेट के अंदर इनको अरेंज कर सकूँ। 3 नए ऑर्बिटल के लिए सेट बना लेता हूँ। यहाँ पर 2s, यहाँ पे 2px, 2py, ये 1s2 वैसे का वैसे, और ये जो 2pz है इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यानी कि इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज है। ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। जबकि ये हमारे पास कौन से नए ऑर्बिटल बने हैं, इसे हम कहेंगे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ चुके हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस हाइब्रिडाइजेशन को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, हमारे पास एक s का ऑर्बिटल है और 2 ऑर्बिटल p के हैं। तो s ऑर्बिटल हम जानते हैं उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है। जबकि p की शेप क्या होती है, डम्बल होती है। डम्बल आप जानते हैं किस शेप का होता है। अगर px की बात करें तो हम सपोज करते हैं वो x एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंट हुआ होगा, यानी कि ये डम्बल है। और अगर x एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, px। ये क्या है, s है। इसी तरह py की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये भी डम्बल, लेकिन ये y एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंट हुआ है। तो ये हम कुछ जब इंटरमिक्स होंगे तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उनकी एनर्जी भी क्या होगी, आपस में सेम होगी। इन तीनों की एनर्जी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में अलग से जिक्र किया गया है। इन तीनों की एनर्जी और शेप क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब इंटरमिक्स होंगे, नया सेट बनेगा तो उस सेट में मौजूद हर ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। शेप क्या होगी, नए बनने वाले ऑर्बिटल सिंगल लोब पर मुश्तमिल होगा। और कितने मिक्स हुए हैं, 3 मिक्स हुए हैं, तो नए बनने वाले की तादाद भी क्या होगी, 3। अब हमारे पास सेंटर में क्या है, कार्बन एटम मौजूद है। अब 3 नए ऑर्बिटल बने हैं तो वो अरेंज कहाँ पे होंगे, 3 कॉर्नर के रंग। तो 3 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। नहीं, ये ज्योमेट्री बनेगी हर कार्बन के केस में। तो हमारे पास अगर बेंजीन की बात की जाए तो उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो उसमें मैं हर कार्बन को यहाँ पर अरेंज करने लगा हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा, ये कार्बन देखें, ये पहली कार्बन। हर कार्बन को इसी तरह से 3 ऑर्बिटल हम क्या कहेंगे, यहाँ पर साथ साथ हमने स्टेटमेंट में लिखने कि ईच कार्बन कंटेन्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऊपर वाले को मैंने यहाँ पर शो किया बाहर, रिंग से बाहर। ये दूसरा नीचे यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये कार्बन। उसके बाद दूसरी कार्बन को मैं यहाँ पर शो करूँगा। ये इसके 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मौजूद होंगे। इसी तरह ले जी, मैंने 6 कार्बन एटम को अरेंज कर दिया यहाँ पर। और हर कार्बन जो है वो उसके पास कितने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच कार्बन कंटेन्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आप जानते हैं हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हर कार्बन के तमाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो करने लगा हूँ। उसके बाद जनाब
हम क्या लिखेंगे कि ईच कार्बन विल यूटिलाइज, अब 3 में से हर कार्बन क्या करेगी, अपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल को इस्तेमाल करेगी टू मेक हेड टू हेड ओवरलैप विद इट्स एडजेसेंट कार्बन। ये देखें, मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन की बात करता हूँ, तो ये कार्बन इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन के पास भी क्या है, 1 2 3 ऑर्बिटल हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हर कार्बन जो है इन 3 में से 2 को इस्तेमाल करेगी। ये कार्बन क्या करेगी, इसको इस्तेमाल करेगी, इसको इस्तेमाल करेगी, किस मकसद के लिए, अपने एडजेसेंट, ये भी कार्बन इसकी एडजेसेंट है, ये कार्बन भी इसकी एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी कार्बन, नेबरिंग कार्बन। उस कार्बन के साथ sp2 ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप के ज़रिए से क्या बनाएगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जब होगी, यहाँ पर एक हेड टू हेड ओवरलैप हो गया, यहाँ पर दूसरा हेड टू हेड ओवरलैप हो गया। इसी तरह हम इस कार्बन की बात करें तो इसके हवाले से भी वही सेम क्राइटेरिया कि ये कार्बन भी अपने 3 में से 2 ऑर्बिटल को इस्तेमाल करेगी अपनी एडजेसेंट। अब इस कार्बन की एडजेसेंट ये बनती है, इस और दूसरी साइड पे ये एडजेसेंट बनती है, तो उधर से तो ओवरलैप कर चुकी है, अब इधर से ओवरलैप करेगी। तो हेड टू हेड ओवरलैप के ज़रिए से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह तमाम कार्बन, ये कार्बन भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हेड टू हेड ओवरलैप होगा। तो इन तमाम कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि मैं यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ। और बल्कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी, यहाँ पर भी अब हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ज़रिए से हेड टू हेड ओवरलैप के ज़रिए से क्या बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। नहीं, इसको मैं ज़रा शो करने लगा हूँ। ये कार्बन मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद इसका सिग्मा बॉन्ड किस कार्बन के साथ बनेगा, इस कार्बन के साथ। नहीं, मैं इस कार्बन के साथ शो कर देता हूँ। इसी तरह इस कार्बन का अगला सिग्मा बॉन्ड अगली कार्बन के साथ बनेगा। लें जी, सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। इसी तरह इस कार्बन का अगला सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के साथ। इसी तरह इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के साथ इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस कार्बन का, यानी कि इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड अगली नेक्स्ट कार्बन के साथ, और इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेगा। और हर कार्बन का मज़ीद एक और सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बन चुका है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है जो कि हमने प्रीवियसली एक थोड़ा सा उसको डिस्कस किया, उसका नाम लिया, वो ये थी कि हर कार्बन के पास, यहाँ पर एक कार्बन की जिक्र किया तो यहाँ पर 6 कार्बन मौजूद हैं, सेम पैटर्न है, हर कार्बन ने सेम पैटर्न शो करना है। तो इसका मतलब हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। क्या है, 2pz ऑर्बिटल है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, मतलब मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन जैसे थी वैसे ही रहेगी। शेप क्या थी, डंबल थी, डंबल ही रहेगी। ओरिएंटेशन क्या थी, जी एक्सिस के अलॉन्ग था, यानी कि एक्स और वाई दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर था। इसका मतलब वो इस पूरे रिंग के ऊपर, ये अब हम यहाँ पर हर कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है, जिसकी ओरिएंटेशन मैंने कहा कि सेम होगी। जैसा कि ये मेरे पास एक बेंजीन की एक मॉडल सा मैंने बनाया हुआ है। इस बेंजीन की हर कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज होगा। इस कार्बन पर भी, जिसका एक लोब ऊपर मौजूद होगा प्लेन के अबव और दूसरा लोब जो होगा प्लेन से बिलो। इसी तरह इस कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल एक प्लेन के अबव होगा, एक प्लेन के बिलो होगा। इसी तरह इसका भी सेम क्राइटेरिया होगा। ये देखें, हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद होगा जो कि उस पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो मैं अब उसको ड्रा करने जा रहा हूँ। ले जी, ईच कार्बन कंटेन्स 1 अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ये भी 2pz ऑर्बिटल जो कि जैसे था शुरू में वैसे ही रहा, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड रहा, डंबल शेप रहा, परपेंडिकुलर रहा पूरे प्लेन के ऊपर। तो अब
इसके अंदर भी हर ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लें जी, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 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 इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या करता हूँ, ये कार्बन ले लेता हूँ, ये कार्बन, अब इसके दो एडजेसेंट कार्बन है, एक ये भी है, एक ये भी है। इस कार्बन के पास पॉसिबिलिटी है कि ये इस कार्बन, क्योंकि इन तमाम कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल क्या है, सेम डायरेक्शन में मौजूद है, मतलब एक दूसरे के तमाम 2p-z ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये इस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में। तो अब ये कार्बन और इस कार्बन की बात की जाए तो ये दोनों क्या हैं, प्लेन से अबव हैं, पैरेलल डायरेक्शन में हैं। तो पैरेलल डायरेक्शन में अगर इस साइड पर ओवरलैप होंगे, पैरेलल डायरेक्शन में इस साइड पर ओवरलैप होंगे, हम जानते हैं पैरेलल डायरेक्शन में ओवरलैप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पाई बॉन्ड बना रहा है। पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इस कार्बन का जो 2p-z ऑर्बिटल है, इस कार्बन के 2p-z ऑर्बिटल के साथ पैरेलल डायरेक्शन में ओवरलैप होगा तो इन दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी एक और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। मैंने बात की इस कार्बन की, ये कार्बन के पास पॉसिबिलिटी है कि अपने राइट साइड वाली कार्बन के साथ पेयरिंग शो करे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अपने लेफ्ट साइड वाली कार्बन के साथ भी पैरेलल डायरेक्शन में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ज़रिए से पेयरिंग शो कर दे। यहाँ पर पेयरिंग शो कर देगी तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी और इसके नतीजे में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी। लें जी, आइए देखते हैं। इसको मैं दोबारा से और इसको भी मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ। लें जी, अब अगर तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ पेयरिंग स्कीम शो की है तो पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, पाई बॉन्ड ऑब्वियसली बात है इन दो कार्बन के दरमियान बनना चाहिए। लें जी, या फिर इस कार्बन ने दूसरे केस में अपने लेफ्ट साइड वाली कार्बन के साथ, वो भी तो एडजेसेंट है, उसके साथ ओवरलैप होगी तो ऑब्वियसली बात है उन दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस कार्बन की बात करेंगे, ये कार्बन क्या करेगी, अब इसके साथ ओवरलैप कर नहीं सकती तो ये अपनी नेक्स्ट एडजेसेंट के साथ ओवरलैप करेगी तो इसके नतीजे में, ओवरलैप के नतीजे में क्या बनेगा, इन दो कार्बन के दरमियान, यानी कि इस और इस कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा। लें जी, और अगर इधर देखें तो इन दो कार्बन ने ओवरलैप कर लिया, हम क्या करते हैं नेक्स्ट कार्बन को, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, मैं क्या करता हूँ यहाँ से देख लेते हैं। ये कार्बन क्या करेगी, अपनी नेक्स्ट कार्बन के साथ अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल के जरिए से पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी तो इनके दरमियान क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह अब ये दो रह गई हैं तो इनके क्या बनेगा, पैरेलल ओवरलैप के ज़रिए से पाई बॉन्ड यहाँ इनके दरमियान बनेगा। इसी तरह अब यहाँ पर हमने क्या, इनके दरमियान ओवरलैपिंग शो की थी तो यहाँ पर हमें इसको शो कर देना चाहिए कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो चुकी है। इसी तरह अब यहाँ पर पैरेलल डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो सकती है तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन, यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। लें जी, अच्छा, यहाँ पर ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनाने का मकसद क्या था, हर कार्बन के अब हाइड्रोजन भी मौजूद है जो हमने यहाँ पर शो किया है, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया ताकि मैं इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग को, पाई बॉन्ड की फार्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर इसका मकसद ये था कि तमाम कार्बन के दरमियान पॉसिबिलिटी होती है पेयरिंग स्कीम को वेरी करने की, पेयरिंग स्कीम को वेरी करने की। वो इधर से भी पेयर अप हो सकता है, इधर से भी पेयर अप हो सकता है। तो इस डिफरेंट पेयरिंग स्कीम को, किसकी पेयरिंग स्कीम को, इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट पेयरिंग स्कीम को हम क्या कहते हैं, एक नई टर्म देते हैं, दैट इज़ रेजोनेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसकी बात हम नेक्स्ट करेंगे, रेजोनेंस जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अब एक बहुत ही अहम बात आ जाती है यहाँ पर। एक तो हमने इसका रेजोनेंस का जिक्र कर लिया इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से, दूसरी सबसे अहम बात जो इसका मेन फ़ायदा है वो ये कि स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ बेंजीन की यूनिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि बेंजीन डबल बॉन्ड की मौजूदगी के बावजूद
डबल बॉन्ड की मौजूदगी के बावजूद अनसैचुरेटेड बिहेवियर नहीं शो करता। वो इसलिए है कि हम जानते हैं अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पर किसी न किसी चीज़ ने अगर ऐड होना है। अब ऐड होना है तो उसने इन पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करना है। अब लेट्स सपोज कोई चीज़ अटैक करना चाह रही है, जहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक करना चाह रहा है, यानी कि इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करना चाह रहा है, तो हो सकता है जब ये अटैक करे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, वेरी नेक्स्ट मतलब एट द सेम टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस कार्बन से अगली कार्बन के दरमियान। इसी तरह ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगली कार्बन के दरमियान। ये देखें यहाँ पर आया खड़ा है। तो इसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये रिंग के ऊपर किसी फिक्स पोजीशन पर नहीं है, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, किसी एक जगह पर लोकलाइज नहीं है, जिसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिंग के ऊपर एक डी लोकलाइज्ड लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डी लोकलाइज्ड लेयर बना लेते हैं, जो रिंग के ऊपर सर्कुलेट करती रहती है, रेजोनेट करती रहती है, जो कि इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होती। अवेलेबल नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक नहीं कर सकेगा, अटैक नहीं कर सकेगा तो वहाँ पर ऐड नहीं हो सकेगा। इसलिए इस इलेक्ट्रोफाइल को बजाय पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करने के ये क्या करता है, वहाँ से मौजूद हाइड्रोजन को निकाल देता है और हाइड्रोजन को निकाल कर वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये थी बेंजीन की यूनिक स्टेबिलिटी की रीज़न। उसके बाद यहीं पर मैंने बात की रेजोनेंस से मुतल्लिक डिराइव की बात को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया कि इस डिफरेंट पेयरिंग स्कीम को, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल शो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। एक ये देखें, मैंने कहा यहाँ पर एक कार्बन एक लम्हे इधर भी पेयरिंग शो कर सकती है, अगले लम्हे उसके साथ भी पेयरिंग शो कर सकती है। तो इस डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के फिनोमेना को हमने नाम दिया रेजोनेंस का। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, ले जी, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी कि ऐसा फिनोमेना जिसमें वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे शो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम विद एडजेसेंट कार्बन एटम, या जो भी है, बुक में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी गई है, समझाने के लिए मैंने लिख दी। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। अच्छा, तो इस डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के नतीजे में बनने वाली स्ट्रक्चर्स को, ये भी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की वजह से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनी बेंजीन की, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इनको एक और नाम भी दे सकते हैं हम, कैनोनिकल फॉर्म्स। एक और नाम भी दे सकते हैं, हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। द स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस या ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो एक तो हमने ये शो कर दी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पेयरिंग स्कीम पॉसिबल हैं। अच्छा, ये पेयरिंग स्कीम आपको लग नहीं रहा कि ये पहले हम इस पेयरिंग स्कीम को पहले पढ़ चुके हैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर को पहले पढ़ चुके हैं। किसने इसको रिप्रेजेंट किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था, कैक्यूल था, जिसका क्या नाम था, कैक्यूल था। कैक्यूल ने क्या कहा कि बेंजीन क्या होती है, इसके अंदर कार्बन एटम के दरमियान अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड होती है। यानी कि ये अगर 6 रिंग वाली कार्बन एटम है और 6 रिंग स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर कैक्यूल ने क्या कहा था कि बेंजीन रिंग जो कंसिस्ट होती है 6 कार्बन एटम की रिंग पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर अल्टरनेटिंग पोजीशन पर ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कैक्यूल ने क्या कहा था कि बेंजीन इज कंसिस्टेड ऑफ रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम इन विच देयर इज अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड, देयर इज अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये इसका मतलब एक लम्हे अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो अगले लम्हे यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसका मतलब है एक और बेंजीन रिंग पॉसिबल हो सकती है, वो हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो एक लम्हे अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अगले लम्हे ये कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है।
इसी तरह एक लम्हे अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो अगले लम्हे आगे शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, तो इसी तरह ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पर इनकी जगह चेंज होती रहती है ड्यू टू रेजोनेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर रिंग ऑफ द ओवर प्लेनर रिंग। प्लेनर रिंग, बेंजीन की प्लेनर रिंग के अंदर ऊपर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रेजोनेट करता रहता है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, किसने प्रपोज की थी, केक्यूल ने। किसने प्रपोज की थी, केक्यूल ने। बच्चों याद रखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों एक ही मॉलिक्यूल की हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की हैं, तो हम दोनों को रिलेट करेंगे। रिलेट किया जाता है इनको विद द हेल्प ऑफ डबल हेडेड एरो। किसके ज़रिए से, डबल हेडेड एरो के ज़रिए से। अब मैंने यहाँ पर बात की कि बेंजीन की और भी काफ़ी सारी पेयरिंग स्कीम है कार्बन के दरमियान। वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिवार। जिनका क्या नाम था, डिवार। आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिस तरह हमने केक्यूल को अपनी मर्ज़ी से प्रोनाउंस किया। उन्होंने क्या कहा कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग पोजीशन पर नहीं बल्कि क्या होते हैं, अपोजिट कार्बन पर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक रिंग बनाता हूँ, इसमें एक कार्बन ये है, तो इसके अपोजिट कार्बन कौन सी होगी, बिल्कुल ये वाली। मैं अगर इसको कार्बन नंबर 1 कहता हूँ तो ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। तो कार्बन नंबर 1 का अपोजिट कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 का अपोजिट कार्बन कौन है, कार्बन नंबर 4। तो अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट, जो कि उसने कहा था कि अपोजिट कार्बन के दरमियान भी एक लिंक होना ज़रूरी है। पेयरिंग स्कीम ऐसे भी पॉसिबल हो सकती है, यानी कि रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है। बाकी ये एडजेसेंट कार्बन भी और ये एडजेसेंट कार्बन वैसे की वैसे। इसी तरह अब अपोजिट कार्बन और भी पॉसिबल हो सकती है। ये देखें, दूसरी और पाँचवीं के दरमियान भी हो सकता है, तीसरी और छठी के दरमियान भी पेयरिंग हो सकती है। तो हम ये भी पॉसिबिलिटी ड्रा करेंगे। यहाँ पर मैं ड्रा करने लगा हूँ। अब ये पहली कार्बन और चौथी कार्बन के दरमियान मैंने ड्रा कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी और पाँचवीं के दरमियान, दूसरी और पाँचवीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी कार्बन, इसके दरमियान अब मैं ड्रा करूँगा, नहीं जी, दूसरी और पाँचवीं कार्बन के दरमियान ड्रा करूँगा। बाकी ये एडजेसेंट रह गए, इनके दरमियान पाई बॉन्ड, और ये एडजेसेंट रह गए, इनके दरमियान पाई बॉन्ड। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि पहली और चौथी के दरमियान भी ड्रा कर लिया, दूसरी और पाँचवीं के दरमियान, और तीसरी और छठी ये भी एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर है, तो इनके दरमियान भी हम क्या कर सकते हैं, एक लिंक ड्रा कर सकते हैं, बॉन्ड बन सकता है। ब्रिज्ड बॉन्ड कहते हैं बेसिकली, आपके लिए ये नई बात होगी, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिज्ड बॉन्ड। तो ये अब तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कार्बन, पाँचवीं और लास्ट वन 6 कार्बन, इनके दरमियान क्या होगा, यहाँ पर लिंक बनेगा। बाकी हमारे पास यहाँ पर एज सच हस्ब मामूल यहाँ पर आता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो 3 स्ट्रक्चर प्रपोज की थी, ये और ये एक और नए साइंटिस्ट का आइडिया था जिनका नाम था डिवार। जिनका क्या नाम था, डिवार। तो इन स्ट्रक्चर को चूँकि ये भी बेंजीन की ही है, ये भी बेंजीन की है, इसका मतलब ये भी बेंजीन की डिफरेंट बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के नतीजे में आई हैं। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमने ड्रा किया था, रिलेट किया था एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल हेडेड एरो के जरिए से, विद द हेल्प ऑफ डबल हेडेड एरो। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लें जी, ये बेंजीन की। और यहाँ पर आखिरी बात, बल्कि सेकंड लास्ट बात, एक ये आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी की बात करें, चाहे बेंजीन की बात कर लें, चाहे किसी की, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी किसी भी मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई हैं, 5। 1, 2 कौन सी हैं, ये केक्यूल की हैं। यहाँ पर आप अगर नाम इनके साथ लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है, केक्यूल्स की। जबकि ये तीनों जो हैं ये किसकी हैं, डिवार की हैं। ये किसकी हैं, डिवार स्ट्रक्चर। अच्छा,
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यही वजह है, एक और रीज़न है कि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों शो करता है, वो इसी वजह से कि बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 5 है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतनी ही डिस्कस की गई हैं। और इससे मुताल्लिक एक बहुत ही अहम और आखिरी बात वो ये है कि ये कैक्यूल की स्ट्रक्चर जो हैं, हम अब जहाँ पर भी बेंजीन का जिक्र करेंगे हमेशा इसी को ड्रा करेंगे, कभी इनको रिएक्शन में ड्रा नहीं किया। डिवार स्ट्रक्चर को हमने कभी रिएक्शन में ड्रा नहीं किया। तो बाद एक इससे मुताल्लिक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डिवार्स प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैव माइनर कंट्रीब्यूशन फॉर बेंजीन, के इन स्ट्रक्चर्स को बेंजीन के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास हमने बॉन्ड बनाए हैं अपोजिट कार्बन पर, कार्बन नंबर 1 और 4 पर, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है वाई डिवार्स प्रपोज स्ट्रक्चर हैव माइनर कंट्रीब्यूशन। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि आप क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिवार्स की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उसमें कहेंगे इन दिस केस देयर इज़ बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 एंड इन अदर केस देयर इज़ बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5, यानी कि C1 और C5 के दरमियान। फिर क्या कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान। और एंड पर क्या हमने शो किया, कार्बन नंबर 3 और 6 के दरमियान जो बॉन्ड बनाए हैं हमने, ये बॉन्ड सारा मसला क्रिएट कर रहे हैं। ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते, एनर्जेटिकली ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, जिस वजह से हम बेंजीन की सिर्फ कैक्यूल स्ट्रक्चर को ही मद्देनज़र रखते हैं वाइल डिस्कशिंग इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आपको बेंजीन के मुतल्लिक इन बातों में तमाम किस्म के जो कन्फ्यूजन्स हैं, तमाम किस्म के जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।